दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैंने अभी तक 86 वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, आपका बहुत ही प्यार मिला है। आज मैं एक ऐसे वीर सपूत के ऊपर बनाने जा रहा हूं जिसका नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन उनके कारनामे शायद आप लोग ज्यादा न सुने हों। उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। जिस इंसान को 9 गोलियां शरीर में लगती हैं और डॉक्टर जब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो धीरे से मुस्कुरा कर कहते हैं, डॉक्टर मुझे खच्चर ने लात मार दी। अब सोचिए, 9 गोली लगी हुई है, खून से लथपथ है, बेहोश हो गया है। होश में आने पर उसका जवाब ये है। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे जिंदा दिल इंसान को तो बचाना ही पड़ेगा, जबकि डॉक्टर ने इनकार कर दिया था कि इसको हम नहीं बचा पाएंगे। उस माँ भारती के वीर सपूत का नाम है फील्ड मार्शल सैम हरमुस जी, फेम जी, जमशेद जी, मानिक शाह। प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शाह, जिनका उपनाम है सैम बहादुर। इनका जन्म 4 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। थोड़ा सा बैकग्राउंड इन पर हम जान लेते हैं, फिर इनके कारनामे हम आपको सुनाते हैं। इनके पिताजी जो है हार्बिट थे, मानिक शाह, और इनकी माता की नाम था हिलानी मेहता। उसके बाद इनके पिताजी एक डॉक्टर थे, हॉर्बिट जी। वो गुजरात में रहते थे। इनके कुछ दोस्त जो है लाहौर में रहते थे। इन्होंने सोचा कि लाहौर चलेंगे और वहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, या ट्रेन पकड़ करके लाहौर के लिए चल देते हैं। पर खुदा को जो मंजूर है वही होगा। अमृतसर जैसे ही ट्रेन पहुंची, इनके माँ को जो है लेबर पेन में प्रसव पीड़ा होने लगी। इनके पिताजी ने स्टेशन मास्टर से बात किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस हालत में इनको आप नहीं ले जा सकते हैं, डिलीवरी हो जाने दीजिए, कुछ देर आराम कीजिए, फिर आप जाइएगा। ये ट्रेन से उतर जाते हैं। कई लोगों को सहयोग से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इनकी माता जी का डिलीवरी सकुशल हो जाता है। इनके पिताजी अमृतसर में ही, अभी आपको देखिए अमृतसर है, और वहीं पर ये रह जाते हैं। धीरे धीरे इनकी माँ स्वस्थ होती हैं। अमृतसर इनके परिवार को भा जाता है। इसके पिताजी डॉक्टर थे ही, एक क्लिनिक खोल लेते हैं और एक दवाखाना भी खोल लेते हैं, लोगों का इलाज करते रहते हैं। 10 साल में इनके 6 बच्चे होते हैं। 5वां बच्चा ही जो है इनका जो है सैम बहादुर मानिक शाह, जिनका पूरा नाम था सैम हरमुस जी, फेम जी, जमशेद जी, मानिक शाह। इनको कभी भी इतने लंबे नाम से कोई नहीं बुलाया, या तो सैम कह के बुलाए या सैम बहादुर के। अब अमृतसर में इनकी पढ़ाई हुई, प्रारंभिक शिक्षा ये वहीं पर पढ़े। उसके बाद देहरादून चले गए। फिर इनके 2 भाई जो है इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। जब इन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, तो पिताजी से कहे कि मैं भी जो है आपकी तरह से डॉक्टर बनूंगा, मुझे भी जो डॉक्टरी पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया जाए। उस समय भारत में कहीं भी डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं होती थी। इनके पिताजी ने मना कर दिया कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता हूँ। और दूसरा भी कारण ये रहा होगा कि फाइनेंशियल की, क्योंकि 2 बच्चे पहले ही इंग्लैंड में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो तीसरे को भी कैसे भेजा जाए। जो भी रहा, इन्होंने फिर अमृतसर कॉलेज में एडमिशन ले लिया, इंग्लिश मीडियम लिया, इंग्लिश भाषा लिए, अच्छे नंबर से पास हुए। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम भारतीयों को तो सेना में लेते हैं, पर हमारे पास ऑफिसर्स की कमी है, क्यों ना हम इन्हीं भारतीयों में से ऑफिसर्स को चुने और 3 साल की ट्रेनिंग कराएं। उम्र होगी 18 से 20 साल, उसके बाद अपनी सेना में इनको शामिल कर लें। 1931 में वैकेंसी निकली लोक आयोग के द्वारा। मानिक शाह ने फॉर्म को भर दिया, उसके बाद ये सिलेक्ट हो गए। 1932 से ट्रेनिंग करने लगे और 40 लड़कों ने फॉर्म भरा था, जिसमें इनका 6ठा रैंक था। 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन इनकी पहचान बनती है 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में। ये 12 फ्रंटियर फोर्स में पोस्टिंग हुए थे और इनकी बटालियन जो है ये बर्मा बॉर्डर पर थी। और वहां पर सितांग नदी है, सितांग नदी के उस पार उत्तर पूर्व के दिशा में एक पहाड़ी है, पैगोडा पहाड़ी, उस पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था। इनकी सेना को आदेश मिला कि इस पहाड़ी पर किसी भी हालत में कब्जा करना है। इस मानिक शाह सेकंड लेफ्टिनेंट थे,
लेकिन इनको स्पेशल प्रमोशन दिया, 2 प्रमोशन देकर के लेफ्टिनेंट फिर कैप्टन बना करके, और इनको जो है उस सेना का कमांड दिया। अल्फा कंपनी ले करके इन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी। वो पहाड़ी पर थे, इनकी सेना नीचे थी। इंग्लैंड गजट अखबार के गजट के अनुसार आता है कि 30% कैजुअलिटी को 30% क्वालिटी लेकर के इन्होंने इस पर झंडा फहरा दिया। लेकिन भारतीय लेख में लिखा हुआ कि 50% 50% कैजुअलिटी हुई और मानिक शाह ने वहां पर झंडा फहरा दिया। जैसे ही झंडा फहराया, किसी झाड़ियों में एक जापानी सैनिक था, उसने अपने लाइट मशीन गन से फायर किया और 9 गोलियां इनके शरीर में उतार दी। वह गोलियां इनके फेफड़े में लगती है, लीवर में लगती है, किडनी में लगती है, अतड़ियों में लगती है, और इतना घाव हो गया था, खून फव्वारे तरह से बह रहा था। और जब डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया तो इनकी कुछ अतड़ियां काट करके निकाल दी। इनका जो एक अर्दली था उसने अपने कंधे पर लादा और 14 किलोमीटर दूर जहां ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे उनके पास ले गए। ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा तो डेड केस है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम तो उनको करेंगे जो घायल हुए हैं, जो बचने के काबिल हैं, उस पर करेंगे। और इनका अर्दली जो था बहुत मिन्नत किया, और फिर डॉक्टर ने इनके गाल पर थपथपा कर पूछा, व्हाट हैपेंड यंग मैन। तो उसी समय इनकी आंख खुल गई, बेहोशी दूर हुई, और धीरे से डॉक्टर को देखते हुए मुस्कुरा कर कहे कि डॉक्टर, मुझे खच्चर ने लात मार दी। अब सोचिए दोस्तों, गोली 9 घुसी है और ये बहादुर कहता है खच्चर ने लात मार। डॉक्टर जोर से हंसा, कहा यार ऐसे जिंदा दिल इंसान को तो बचाना ही चाहिए और बचाना ही पड़ेगा। उन्होंने फटाफट इनका ऑपरेशन किया, गोलियां निकाली, जो भी रहा हो, और उनके कैप्टन साहब इनके पास सेवा में लगा दिए गए दिन रात, और ये स्वस्थ हो गए। वहां से इनकी पोस्टिंग जो है सेना मुख्यालय में होती है। सेना मुख्यालय में 3 ही जो है भारतीय अधिकारी होते हैं, अधिकारी। एक खुद मानिक शाह, दूसरा मेजर याहिया खां जो बाद में सरकार का तख्ता पलट करके और राष्ट्रपति बन जाते हैं, सेना अध्यक्ष भी रहते हैं, और तीसरा जो है हमारे सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल, उसमें कैप्टन होते हैं एस के सिन्हा साहब। तो ये लोग जो है ये 3 होते हैं। और मानिक शाह जो है, इनका जन्म जो है 4 अप्रैल 1914 में हुआ था, और मृत्यु उनकी हुई थी 27 जून 2008 में वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में। इनकी पत्नी का नाम था सिलू गोडे, इनकी 2 बच्चियां थी। और ये जो है जब ये सेना में आ गए तो जब देश का बंटवारा हुआ तो 12 फ्रंटियर फोर्स पाकिस्तान चली गई, पर इन्होंने हिंदुस्तान को चुना। देखिए विधि का विधान है, जो लिखा है वही होता है। यदि इनके पिताजी लाहौर चले गए होते तो यदि ये आर्मी में भी जाते तो पाकिस्तान आर्मी, यदि ये डॉक्टर बन जाते तो सेना में नहीं होते। लेकिन ऐसी सिचुएशन ऊपर वाला पैदा कर देते हैं कि हम लाख चाह करके भी अपने रास्ते मोड़ते हैं, पर रास्ते मुड़ नहीं पाते हैं। हमें जहां जाना होता है ऊपर वाला पहुंचा ही देता है दोस्तों, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में। तो यह सेना में देश के बंटवारे के समय भारत में रह जाते हैं, पाकिस्तान नहीं जाते हैं। 1947-48 में कश्मीर के कबायली जो कश्मीर में आक्रमण कर देते हैं, कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत सरकार से मदद मांगते हैं। ये पटेल के चहेते होते हैं, पटेल इनको अपने साथ कश्मीर ले जाते हैं। पटेल राजा हरि सिंह से बात करने के महल में जाते हैं और ये हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करते हैं। उसी समय 5 गोरखा राइफल्स में इनकी पोस्टिंग कर दी गई होती है, लेकिन फिर ए पटेल के साथ जब आते हैं तो इनकी पोस्टिंग कैंसिल कर दी जाती है और सेना मुख्यालय में रह जाते हैं। वहाँ से रणनीति बनाते हैं, और 1947-48 के लड़ाई पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा। और हमारी भारतीय सेना ने इन पाकिस्तानियों को और कबालियों को ऐसे मार भगाया जैसे मच्छर का तेल छिड़क देते हैं, और मच्छर या तो भाग जाते हैं उस तेल से मर जाते हैं। उसके बाद 62 की लड़ाई शुरू होती है दोस्तों। 62 की लड़ाई में इस पर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना कर दूंगा, क्योंकि उनके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी केस चल गई थी। पॉलिटिक्स चलता रहता है। एक जो है BM कोल जो है कोर कमांडर, 4 कोर के कोर कमांडर होते हैं,
कि कृष्ण मेनन जो रक्षा मंत्री होते हैं, ये लोग मिल करके जो है कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिस पर मानिक शाह मना कर देते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के काल में इनका देशद्रोह पर केस चलता है, तो 62 की लड़ाई में नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब होते हैं, उनके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब करते हैं तो इनको निर्दोष पाते हैं, इसको बरी कर देते हैं। BM कौल 4 कोर के कोर कमांडर होते हैं, लेकिन 62 की लड़ाई में हमारी सेना का बहुत नुकसान होता है, बहुत आदमी मारे जाते हैं, हमें बार बार पीछे हटना पड़ता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत क्या किया कि BM कौल को डिसमिस किया, रक्षा मंत्री मेनन को सस्पेंड किया। उसके बाद जो है मानिक शाह को कहा कि आपको स्पेशल प्रमोशन देकर के, और कहा कि आप 4 कोर की कमान संभालिए और लड़ाई को देखिए। जब ये गए तो जवानों में इन्होंने ताकत भरा। उसी समय रक्षा सचिव के साथ जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ वहां पर जाते हैं कि मानिक शाह क्या कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो उन्होंने मानिक शाह ने कहा कि सर मतलब एक चीज है कि मुझे अपने स्टाइल से काम करने दीजिए, इसमें कोई इंटरफेयर मत कीजिएगा। इंदिरा गांधी ने कहा कि पापा आप इनको करने दो, इनको बिल्कुल मत छेड़ करो, ये कुछ करेंगे। जवाहरलाल नेहरू को क्या चाहिए, देश लड़ रहा है, सैनिकों को उनका मोरल डाउन हो गया था, इन्होंने मोरल अप किया। उसके बाद युद्ध चल ही रहा था, तब तक सीज फायर हो जाता है, लड़ाई बंद हो जाती है। 1965 का युद्ध होता है, पाकिस्तान 179 टैंक लेकर के आ जाता है, और उसके पास पैटर्न टैंक होते हैं, हमारे पास सेंचुरियन टैंक होते हैं। लेकिन मानिक शाह और जो सेना मुख्यालय में जो अधिकारी होते हैं मिलकर के ऐसी रणनीति बनाते हैं कि उसके 146 टैंक वहीं पर जल करके खत्म हो जाते हैं, पाकिस्तान के पैटर्न टैंक, और बाकी थोड़े से बचते हैं और उसमें भी सीज फायर हो जाता है। नहीं तो हमारी सेना जो है लाहौर में घुस गई होती, कराची जीत लेती और झंडा वहां पर लहरा करके ब्रेकफास्ट करती, लंच करती और डिनर करती। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल के ऊपर, जिसने कहा था कि गोल्फ स्टिक भी अपना ले लिया था और जो है ब्लू ड्रेस भी ले लिया था कि हम वहां पर गोल्फ खेलेंगे और लंच करेंगे। ऐसे ऐसे हमारे वीर सपूत जवान है। उसके बाद युद्ध आता है दोस्तों, सब लोग जानते हैं 1971 का। उस समय पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है और एक पश्चिमी पाकिस्तान, वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में हेडक्वार्टर था, वहीं पर राष्ट्रपति वहीं बैठता था। वहाँ की जनता का अनदेखी की जाती थी, जनता में विद्रोह था, असंतोष था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहाँ पर आग में घी डाला और वहाँ पर विद्रोह भड़क गया। लाखों शरणार्थी भारत की तरफ आ रहे थे। मार्च 1971 में इंदिरा गांधी ने मानिक शाह से पूछते हैं कि आप लड़ाई के लिए तैयार हैं और आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आई एम नॉट रेडी फॉर फाइटिंग। बोले हमारी सेना कुछ नहीं कर रही है। बोला क्यों? बोला जब आपने BSF और रा की मदद से वहां पर लोगों को भड़काया, जो आपने अशांति का बीज बोया है, उस समय मानिक शाह से आपने पूछा था। 69 में ये जो है चीफ ऑफ दी स्टाफ बनते हैं, तो जब आपने पूछा नहीं तो मेरी सेना और मैं कुछ नहीं कर रहे। अप्रैल महीने में फटाफट श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने तत्काल जो है कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में मानिक शाह को बुलाया। मानिक साहब जैसे ही गए तैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा कि आपकी सेना तैयार है पाकिस्तान में घुसने के लिए? उन्होंने कहा नहीं, मेरी सेना तैयार नहीं है। बोला क्यों? उन्होंने बोला इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि अप्रैल का महीना है, हिमालय पर्वत है, जो हिमालय पर्वत आप देख रहे हैं, इसके जो बर्फ है पिघल गए हैं, दर्रे खुल गए हैं। यदि हम पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक करते हैं तो हो सकता है कि उत्तर पूर्व से चाइना हमारे पीछे से हमको हमारे ऊपर हमला कर दे। दूसरा, अप्रैल का लास्ट महीना है, उस समय पूरी खेती का कटाई का हार्वेस्ट सीजन होता है और उस समय अनाज आने जाने के लिए रेलों का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट रोड का भी इस्तेमाल होता है। यदि सेना को अटैक करना है तो पूरी रेलवे लाइन ऑक्युपाई करनी पड़ेगी, पूरा ट्रांसपोर्ट ऑक्युपाई करना पड़ेगा, पूरा रोड कवर करना पड़ेगा। तो उससे जो है फूड क्राइसिस, खाने की कमी हो सकती है, क्योंकि उसी समय
अनाज इधर से भेजे जाते हैं, उधर से लाए जाते हैं। तीसरा कारण, यदि युद्ध खिंच गया 2 महीने भी, तो नॉर्थ ईस्ट में जो मानसून है वह सक्रिय हो जाएगा, नाले नदियां सब जो है भर जाएंगे, जिसमें एयरफोर्स आर्मी को लड़ाई करने में बाधा पड़ेगी। और चौथा कारण है कि हमारे पास इस लड़ाई के लिए 179 युद्धक टैंक होने चाहिए, पर इस समय हमारे पास सिर्फ 11 टैंक है। रक्षा सचिव तुरंत बोलते हैं ऐसा क्यों है, हमारे 11 ही टैंक क्यों हैं? तो सीधे बोला दहाड़ते हुए, देखिए आज के जनरल मंत्रियों से बात नहीं कर पाते हैं, सर करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके कारण आप। बोला क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने जो फंड की जो फाइलें आपसे मांगी थी डिफेंस की, आपने तैयार करके हमारे पास भेजी नहीं। जब आपने भेजी नहीं तो यह हो नहीं सकती। अब इसी पर इंदिरा गांधी तमा गई और मीटिंग को कैंसिल कर दी, क्योंकि उसमें पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उन्होंने भारत से मदद मांगी थी, टेलीग्राम्स और रजिस्ट्री लेटर भेजे थे कि हमारी मदद करो। उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। इंदिरा गांधी इनको रोक लेती हैं और अपने टेबल के पास को बैठाती है और बोलती है कि बताइए आपकी आर्मी कब जाएगी। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस युद्ध में बिना तैयारी के मैं अपने आर्मी को नहीं झोंक सकता हूं, और ये मेरा इस्तीफे का लेटर है, इसको स्वीकार कीजिए। मेंटली और फिजिकली तौर पर मैं अनफिट हूं। इंदिरा गांधी ने बिना पढ़े इस्तीफे लेटर को कर दिया। बोला बताइए कि हम कैसे अपनी आर्मी को भेज सकते हैं और कैसे जो है वहां पर हम उनको आजाद करा सकते हैं। तो मानिक शाह कहते हैं कि हमें समय दीजिए कम से कम 6 महीने, उसके बाद जो आप चाहती हैं वही होगा। इंदिरा गांधी ने इनको 6 महीने का समय दिया। उसके बाद जब समय पूरा हो गया तो एक दिन बुलाई इंदिरा गांधी, बोली हाँ श्याम बहादुर जी, जनरल साहब आप तैयार हैं? तो मुस्कुराते हुए बोलते हैं आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। तो इंदिरा गांधी को स्वीटी भी कहती थी। देखिए जनरल साहब होकर के वो डरते नहीं थे, मैडम को स्वीटी। एक बार की वो एक बात है, इंदिरा जी जो है बाई एयर अमेरिका से आई, एयरपोर्ट पर सब लोग लेने गए। लेने के बाद जो इंदिरा गांधी जब उनके पास आई तो बोलते हैं कि मिसेस गांधी आपके बाल बहुत खूबसूरत है। इंदिरा गांधी मुस्कुराते हुए बोली अरे सैम, यहाँ इतने लोग हैं किसी ने नोटिस नहीं किया, तुमने नोटिस किया। तो सैम जो है सैल्यूट नहीं देते थे, इंदिरा जी से हाथ मिलाते थे। देखिए वीडियो हाथ मिलाते हुए का। तो कहे कि आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। उसके बाद सेना भेजी गई, लड़ाइयां खूब लड़ी, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और 93,000 सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने, जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया और पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण। तो इस एक बार की और कहानी सुनाता हूं। डिफेंस सचिव हरीश सरीन ने एक मीटिंग ली थी। उसमें सरीन जी, हरीश सरीन घुसते हैं, एक कॉर्नर में मेजर साहब बैठते हैं। तो ये बोलते हैं यू दैट ओपन द विंडो, मतलब तुम खड़े हो जाओ और खिड़की खोलो। उसी समय तब मानिक शाह अंदर घुसते हैं, श्याम बहादुर जी, और बोलते हैं प्लीज सिट डाउन। मेजर खड़ा हुआ रहता है, बैठा देते हैं। बोलते हैं कि यू डोंट टॉक लाइक दैट मैनर टू माई ऑफिसर्स, आप हमारे अधिकारी से इस तरह से बात मत करिए। यू कैन यूज मेजर्स नेम बिकॉज देयर इज नेम प्लेट, डोंट यूज दैट फैशन, यू कॉन्ट टॉक टू माई ऑफिसर्स। रक्षा सचिव पानी पानी हो गए, बहुत माफी मांगे। उस बाद मीटिंग चली। तो उसके बाद ये है मानिक शाह। मानिक शाह इतने हंसमुख इंसान थे कि जो लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा साहब थे उस समय, जब इनकी सेना मुख्यालय में पोस्टिंग होती है, उसमें 3 भारतीय सैनिक होते हैं, एक मानिक शाह, एक मेजर याहिया खां और एक जो है कैप्टन
SK सिन्हा। सिन्हा साहब जो है मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं, मानिक शाह के पास एक छोटी मोटरसाइकिल होती है, दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। तो मानिक शाह कहते हैं कि तुम्हारा जो मोटरसाइकिल है तुमको दहेज में मिला होगा। तो सिन्हा साहब कहते हैं सर मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। बोला जब तुम्हारा शादी हो जाएगा इससे भी बड़ा बाइक मिलेगा। एक दिन और एक लोग मिलते हैं, तो मानिक शाह रॉयल उनके पास कार होती है, ये अपनी बाइक्स होते हैं, सिन्हा साहब बताए हैं उन्होंने, लेकिन मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ। तो कहते कि देखो कि मेरे पास रॉयल एक कार है, मेरी फैमिली जो है एक बहुत घर से आई है, अब मेरे लिए कार ले गई है, जब तुम शादी करोगे तो तुमको भी कार मिलेगा। उसके बाद 71 में जो युद्ध था उसमें 93,000 सैनिक कैद हो जाते हैं। मानिक शाह युद्ध बंदियों के पास जाते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं, मुस्लिम है उनको कुरान हदीस की किताब देते हैं पढ़ने के लिए, उनको रोजा भी रखने के लिए समय देते हैं, उनको क्या बोलते हैं नमाज पढ़ने के लिए फैसिलिटी देते हैं, चेक करते हैं कि मच्छरदानी लई है कि नहीं है, खाना है कि नहीं है, और उसके बाद जो वॉशरूम है वहां पर भी जाकर इंस्पेक्शन करते हैं कि ऐसे तो नहीं कि हम भारतीय के सामने पाकिस्तानी लोग कैदी है, ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, देश देश का झगड़ा है, इन्होंने सरेंडर किया है और सरेंडर करने के बाद जो है कम से कम एक इंसान की तरह से इनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। तो उस समय एक पाकिस्तानी सैनिक टॉयलेट साफ कर रहा होता है, जैसे मानिक शाह को देखता है वह सैल्यूट करता है, मानिक शाह उसके जवाब में शेक हैंड हाथ बढ़ाते हैं और वह हाथ नहीं बढ़ाता है। कहते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? तो वो कहता है साहब हम सब समझ गए। बोला क्या समझे? बोला आप लोग क्यों जीते और हम क्यों हारे। आप लोग अपने जवानों के साथ कभी शर्म नहीं करते, उनके साथ बैठने खाना उठना बात करने में कोई शर्म नहीं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते हैं, पर हमारे ऑफिसर्स अपने को नवाब ज्यादा समझते हैं, इसलिए हम हारे और इसलिए आप जीते। मानिक शाह मुस्कुराए। मानिक शाह को 1971 के युद्ध में यह मालूम था कि जब ये 93,000 सरेंडर कर दिए हैं तो हो सकता है कि लूट खसोट और बलात्कार। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों का भीड़ दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए कितने सैनिक बैठे हैं और ये शेर उनके बीच में मुस्कुराते हुए कैसे जा रहे हैं। मुझे भी गर्व होता है कि मैं इंडियन आर्मी में था, लेकिन इनके अंडर के समय में नहीं था। तो कहे कि यदि कोई बेगम मतलब मुस्लिम महिला, हे सैनिकों, यदि कोई बेगम मुस्लिम महिला तुम्हें दिखाई दे तो अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाल लेना और मुझे याद करो। देखिए कितना इज्जत इस इंसान दे रहा है मुस्लिम के जो हमारे दुश्मन हैं उनकी परिवार पर, क्योंकि महिलाओं का क्या दोष है, तो छोटे छोटे बच्चों का क्या दोष है, तो देश लड़ा था, कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो उन्होंने कहा कि इसको याद रखना, मुझे याद रखना, अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाल लेना। उसके बाद एक बार ढालूचक एक जगह है और वहां 71 की लड़ाई के बाद सिन्हा साहब बताते हैं, मैंने पढ़ करके सुना है तो उनके शब्दों को तो नहीं डाल सकता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं अपने शब्द बताता हूं कि वहां पर उसको फैसला करना था कि वो पाकिस्तान में रहेगा या हिंदुस्तान में रहेगा। तो वहां के जनरल थे टिक्का खां, वो सूबेदार रैंक से बने थे। उन्होंने जब लेटर पढ़ना शुरू किया तो उसमें पहला लिखा देयर आर थ्री अल्टरनेटिव, देयर आर थ्री अल्टरनेटिव। मानी साहब ने तुरंत बोला कि तुम्हारा अफसोस जो ये ड्राफ्ट बनाया है उसको अंग्रेजी नहीं आता है, ठीक से अंग्रेजी नहीं लिखा है। अल्टरनेटिव जो है 3 नहीं होता है 2, देयर आर ओनली 2 अल्टरनेटिव। टीका खा हड़बड़ा जाते हैं और उसके बाद जो है ठाकुर चक जो है वो भारत को दे देते। जब इनको 9 गोलियां लगी होती हैं दोस्तों, तो वहां के जीओसी साहब जो थे डेविड कोहान, वो आते हैं, वो देखना चाहते हैं कि वो मेरा बहादुर ऑफिसर्स कौन है, इंडियन ऑफिसर्स कौन है जिसने इसको कब्जा कर लिया, और 30% और 50% की कैजुअलिटी के साथ देखते हैं तो मरणासन में पड़े हुए हैं। डेविड कोहान के पास मिलिट्री क्रॉस होता है, ये निकालते हैं और मानिक शाह के वर्दी में लगा देते हैं, और इसकी पुष्टि जो है इंग्लैंड के अखबार गजट से हो जाती है कि मानिक शाह को जो है
मिलिट्री क्रॉस जो युद्ध में जिंदा आदमी को दिया जाता है वह दे दिया, स्वीकार कर लेती है ब्रिटिश सरकार। खत्म हो जाता है। अब भाई आदमी तो ऐसा कि रिटायर होना है। 1972 में राष्ट्रपति बीबी गिरी इनको जो है फील्ड मार्शल की उपाधि देते हैं, सम्मानित करते हैं। फिर इनको 72 में ही पद्म विभूषण भी मिलता है, फिर पद्म भूषण भी मिलता है। और एक बार ये बात चली थी भारत रत्न देने के लिए, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से नहीं हो पाया। इंदिरा जी ने इनको सीडीएस बनाना चाहा, जो बिपिन रावत साहब को मोदी जी ने बनाया है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के अफसरों ने, जनरलों ने विरोध किया और उसके बाद ये भी रह गया। इसी समय एक अफवाह फैलती है कि मानिक साहब प्लान बना रहे हैं कि सेना की मदद से हिंदुस्तान का तख्ता पलटेंगे। इंदिरा जी फटाफट इनको बुलाती हैं, कहती कि मैंने इसे सुना है, कहते हैं स्वीटी या बेबी या मिस्टर मिसेस गांधी, यही 3 शब्द उनके होते थे, या मैडम नहीं कहते थे वो, क्योंकि अभी पारसी थे और इनके हस्बैंड भी पारसी थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नाक, आपकी नाक और मेरी नाक दोनों लंबी है, इसलिए आप अपना काम कीजिए, आप पॉलिटिशियन हैं, आप देश चलाइए, मैं सेना चलाऊंगा, मेरे काम में अपनी नाक मत डालिए। इंदिरा जी को तसल्ली हुआ। उसके बाद ये 15 जनवरी 1973 में फील्ड मार्शल रैंक से रिटायर होते हैं। और फील्ड मार्शल ये पहले ही व्यक्ति हैं जो फील्ड मार्शल इनको मिला है। उसके बाद के.एम. करियप्पा साहब को 87 में मिला था। ये रिटायर होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहें इस देश के नेताओं को, जो फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता, जीवन भर अपने यूनिफॉर्म में होता है। आपने देखा होगा, या दिखाऊंगा भी, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। देखिए कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं, एक तलवार लगा रहता है क्रॉस, उसका स्टार होता है अशोक, लेकिन इनके कंधे पर वल्ली का अशोक है और बैटल चिन्ह है, युद्ध का चिन्ह है। और इनका जो स्टिक लेकर के बैठे हुए हैं, मुठिया होती है ना, उस पर हमारे सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ का जो शीर्ष स्थान है, जिसमें हमारे शेर हैं, उसका वो सिंबल बना हुआ है। रिटायर हो गए और वेलिंगटन मद्रास में जाकर के सेटल हो गए। इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। और इनको फील्ड मार्शल की जो फैसिलिटी होती है, बंगले हैं, तनख्वाह है, फुल तनख्वाह दी जाती है, लेकिन इनको फुल तनख्वाह नहीं दिया भारत सरकार ने। इनको जनरल का पेंशन दिया, पर ये इंसान किसी कोर्ट कचहरी में नहीं गए, अपना जीवन काटते रहे। और एक दिन जब हमारे अब्दुल कलाम आजाद पूर्व राष्ट्रपति को पता चला कि इनको जो है फील्ड मार्शल की पेंशन नहीं मिलती है, ये उनसे गए मिलने के लिए और 1.3 करोड़ का चेक इनको प्रदान किए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब तक वो चेक कैश होता, तब तक फील्ड मार्शल साहब इस दुनिया से मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन में विदा हो गए। उनको निमोनिया हो गई थी। लोगों ने पूछा कि सर कैसे हैं, तो उनके अंतिम शब्द है आई एम ओके। कभी नहीं घबराए आदमी। तो आज आपने एक ऐसे जो पहले फील्ड मार्शल थे उनकी कहानी सुनी, और मैं जो है अभी इसमें और एक पार्ट 2 फील्ड मार्शल मानिक शाह के ऊपर 2-4 दिन में वीडियो ला रहा हूं। उसको देखिए कि इनके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ गई देशद्रोही शो करने के लिए। ऐसे ऐसे हमारे लीडर्स हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बीएम कौल, बृजमोहन कौल और कृष्ण मेनन दोनों को बर्खास्त कर दिया और इनको 4 कोर का कमांड दे करके इन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया। और 71 का युद्ध जो है इन्होंने जीत करके, जो हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को चाहिए था वो दिया, और पूर्वी पाकिस्तान खत्म हो गया और बांग्लादेश बन गया। अब हमारी तरफ से एक तरफ से आपको लड़ना पड़ता है, अब पूरब और पश्चिम से दोनों तरफ की सेनाओं से नहीं लड़ना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे वीर सपूत को हम सत सत नमन करते हैं। और 27 जून 2008 में ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ा दुख की बात होती है, इस फील्ड मार्शल के जनाजे में न राष्ट्रपति गए, न पीएम गई, न डिफेंस मिनिस्टर गए, कोई बड़ा वीआईपी नहीं गया। और न कि तीनों सेनाओं के जो चीफ थे, आर्मी, एयरफोर्स में भी चीफ भी नहीं गए कंधा देने के लिए। ये बड़े शर्म की बात है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स
लिए हम क्या बोले, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार लीजिए, मस्त रहिए, 86 वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।